हाँ तो प्यारे बच्चों, एबी रियल क्लासेस पे आपका स्वागत है। मैं विशाल यादव आपका एबी रियल क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 10th क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि साइंस के क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। और सभी बच्चे इन्हें अच्छी तरीके से बिना स्किप करे वीडियो को देखें, जिसमें आपको अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको दिखाई देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट करें। जो भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला मैं बता दूं, मेरे चैनल का नाम है एबी रियल क्लासेस, जो मैंने बता रखा है। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंटों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। और ये साइंस को 3 पोर्शन में बांट दिया गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 10th में। तो ये केमिस्ट्री के जो दूसरा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। क्या नाम है? अम्ल, क्षार और लवण। उस चैप्टर के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन पर। चैप्टर पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि वीडियो मैंने डाल रखी है। वो जिन बच्चों ने पहले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके मेरे एबी रियल क्लासेस चैनल पर जाके देख लें। दूसरे चैप्टर की वीडियो मैं लेकर आया हूँ अम्ल, क्षार एवं लवण, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बने रहें मेरे चैनल पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कह रहे हैं शुष्क बुझा हुआ चूना, ध्यान से सुने, शुष्क बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझा हुआ जो चूना होता है उसका जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसकी क्रिया क्लोरीन से कराने पर। रिएक्शन में इधर बता देता हूँ। तो यहाँ से आप लें Ca, क्या लें? Ca। यहाँ से एक O लें, O और Cl2 के दोनों अणु आप ले लें, क्लोरीन के दोनों अणु आप ले लें Cl2। यहाँ से कितने? यहाँ से हाइड्रोजन के 2 अणु बचे। यहाँ से हाइड्रोजन के कितने अणु बचे? 2 बचे और एक ऑक्सीजन बचा, वाटर। ये जो बना है पदार्थ, ये जो बना है CaOCl2, ये बच्चों व्यंजक चूर्ण है और व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या रहेगा? ए रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में करा, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो बच्चों लिटमस रंजक जो होता है वो बैंगनी रंग का, वो निकाला जाता है लाइकेन से। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ए रहेगा, ये लाइकेन से बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन पर जाए हम। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को, किसको? कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान से एक बार फिर पढ़ेंगे हम ध्यान से क्वेश्चन को। ये कह रहा है किसको? कठोर जल को। किसको बच्चों? कठोर जल को क्या बनाने में? कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों ऑप्शन आपका है तीसरे का, क्वेश्चन तीसरे का जो ऑप्शन है वो आपका बी है। क्या है? बी। सोडियम कार्बोनेट को ही क्या है, इसको कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किसका, सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन आपका दे रखा है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। तो इन तीनों में से ये तो बच्चों सजातीय हैं, क्योंकि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। मगर आपका जो ऑप्शन है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहेगा वो आपका राइट आंसर होगा। ये क्या है? एक विजातीय यौगिक है। कौन सा है बच्चों? विजातीय है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में पीएच का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में पीएच का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है? समान क्षारक, क्षारक इनमें से देखो क्षारक कौन सा हो सकता है? ध्यान दें, ये आपकी पीएच स्केल है। पीएच स्केल के अंदर मैं बता दूं, पीएच स्केल की थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। क्या है पीएच स्केल की जानकारी? पीएच स्केल एक ऐसी पैमाना है जिसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, जिसकी खोज सोरेनसन ने की थी। मैं आगे बताऊंगा, आपको क्वेश्चन भी है कि पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी।
तो जीरो से लेकर आप देख रहे होंगे 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं इसके अंदर। इसमें प्यारे बच्चों अम्ल और क्षार लवण की पहचान के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए ये दर्शाई जाती है, ये बताते हैं। तो आपने देखा होगा 7 से कम जितने भी नंबर आएंगे किसी भी पदार्थ के, वो अपने आप में अम्ल होगा। 7 से अधिक जो होंगे वो अपने आप में क्या होगा, क्षार होगा। और जो मिडिल 7 पे होगा वो अपने आप में क्या होगा, उदासीन होगा। क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। तो ये आपके लिए बता दूं, तो ये करण निम्नलिखित में से पीएच का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन का, क्षारक विलयन कौन, 2 तो देगा नहीं क्योंकि 7 से कम है तो ये अम्ल होगा। 7 पर नहीं होगा, ये उदासीन होगा। 6 पर 7 से कम है, ये अम्ल होगा। तो 13, 7 से अधिक है ना, तो 7 से अधिक जितने भी नंबर होंगे वो कौन होगा, वो आपका क्षार होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन जो जा रहा है कौन सा है बच्चों, ऑप्शन जो जा रहा है वो है डी। कौन सा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग, लगभग में पूछ रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है, क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है मैं बता दूं, तो NaOH होता है। क्या होता है बच्चों, NaOH होता है। तो NaOH का जो पीएच मान जो होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी, 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सही है, हमें सही बताना है। एक सूत्र है इसमें छुपा हुआ, इन चारों ऑप्शन में से उसे बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, सोडियम कार्बोनेट इंटू 5H2O। ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट इंटू 7H2O। ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O। तो बच्चों इसमें जो है वो ऑप्शन आपका बी रहेगा। बी क्यों रहेगा, क्योंकि याद रखना ये जो है वो धावन सोडे का सूत्र है और बकाया ये सभी गलत है, क्योंकि ये आपको फंसाएगा। 5 मॉलिक्यूल दे देगा वाटर के, कितने दे देगा, 5 दे देगा, 7 दे देगा, 2 दे देगा, मगर आपको वही क्वेश्चन का आंसर देना है जिसमें जिस ऑप्शन में आपको 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के दिखाई दे। क्लियर बात सुनना, सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। पूछा जा रहा है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको, ये जो है ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर भी कहा जाता है, संगमरमर का भी। तो चूना पत्थर रहा, खड़िया रहा एवं संगमरमर, ये एक ही क्या होते हैं, एक ही जाति से आते हैं। तो ये किसकी विविध रूप है, ये रूप किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो ऑप्शन डी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जठर रस का पीएच मान होता है। जठर रस की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, जठर रस की। तो जठर रस की अगर हम बात करें तो जठर रस अपने आप में अम्लीय होता है। क्या होता है बच्चों, अपने आप में अम्लीय होता है जठर रस। तो जठर रस का जो पीएच मान होता है, तो देखो अच्छी तरीके से मैं बता दूं आपको, एक मिनट। जठर रस, अब तुम ध्यान से सुनना, 7 से अधिक है क्षार होगा, 7 से अधिक है क्षार होगा, 7 है तो अपने आप में उदासीन होगा। अब है क्या ये, अब एक ही ऑप्शन बचा आपके लिए 1.2। तो जठर रस का पीएच मान कितना होगा, 1.2, क्योंकि पीएच स्केल में 7 से अधिक नंबर है तो वो अपने आप में क्षार है, 7 से कम है वो अम्ल है, 7 पे है तो वो उदासीन। हमारे ये 7, 14 रहे, 10 रहे, ये अपने आप में क्षार है, 7 उदासीन है। तो ऑप्शन आपका एक ही बचा जिसका नाम है ऑप्शन ए, 1.2 आंसर इसका रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। नीला तोता, जिसे हम तूतिया भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O। कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नीला तोता या तूतिया जिसे हम बोलते हैं का रासायनिक सूत्र हमारा यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मैथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है। तो जो सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं तो सभी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप बने रहे मेरे चैनल पर और बिना स्किप करे वीडियो को देखें और एक नोट्स बना लें इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो भी है चैप्टर वाइज चैप्टर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आपके नोट्स रहेगा तो आप कभी भी उसका रिवीजन कर सकते हैं, कभी भी मौखिक टेस्ट लगा सकते हैं, कभी भी आप अच्छी तरीके से टेस्ट लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मैथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ए, पीले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। आगे बात करें
क्वेश्चन नंबर 12, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चीनी के रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चीनी, उसका जो होगा ऑप्शन सी होगा, C12H22O11। कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स, कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 मॉलिक्यूल लेकर ये चीनी का रासायनिक सूत्र बनता है C12H22O11। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो किस पे होता है? एनोड पर होता है। किस पे होता है? एनोड पर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले आपके स्क्रीन पर आता है 14वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन पिरबल भस्म है? पिरबल भस्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? पिरबल भस्म की बात हो रही है। तो पिरबल भस्म में आता है आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही। क्या है ये? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही अपने आप में एक पिरबल भस्म है। 14वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन जो जाएगा वो आपका बी रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहा गया है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो अभी मैंने आपको स्केल समझाई थी और दोबारा स्केल आपके सामने है। किसका उदासीन का पूछ रहा है तो समझ लेना 7 पर है। तो 7 होगा। कौन होगा? 7। ऑप्शन आपका क्या राइट जाएगा? 15वें क्वेश्चन का जो होगा, 15 क्वेश्चन जो है उसका जो राइट आंसर जो होगा वो ये रहेगा 7। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जो जल में घुलनशील जो हो जाते हैं वो भस्म क्या कहलाते हैं? तो वो भस्म हमारे क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन आपका ए रहेगा। क्या रहेगा? ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? दोबारा पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इस अभिक्रिया को ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहलाता है। क्लोरोक्षार भी कहते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहलाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 18वें क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों दही के अंदर जो होता है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं, क्या रहेगा? लैक्टिक अम्ल। आगे बात करा दूं और आगे बात करता हूं, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो किसमें होता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की अगर हम बात करें तो ये आपका नींबू वगैरह में होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये टमाटर के अंदर होता है। और मेथोनिक अम्ल की बात करें तो ये चींटी के डंक में होता है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में कौन पिरबल अम्ल नहीं है? पिरबल अम्ल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पिरबल अम्ल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? पिरबल अम्ल की बात हो रही है। तो सबसे पहले बच्चों याद रखना, HCl एक अपने आप में पिरबल अम्ल है। नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नाइट्रिक अम्ल अपने आप में पिरबल है। सल्फ्यूरिक अम्ल आप में, और OH ये अपने आप में कौन है? क्षार है, क्षार। तो इसकी अगर मैं परिभाषा अगर बताऊं अम्ल पहचानने की कि कैसे आप अम्ल को पहचान सकते हैं, तो आप आराम से इसे पहचान भी सकते हैं। HCl का मतलब होता है, HCl को जब तोड़ेंगे तो ये H पॉजिटिव में और प्लस Cl निगेटिव में टूटेगा। H पॉजिटिव, आर्हेनियस की थ्योरी में बताया गया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों के तीनों पिरबल अम्ल हैं। और अगर हम बात करें क्षार की क्या परिभाषा दी है आर्हेनियस ने, तो वैज्ञानिक आर्हेनियस ने कहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम तोड़ेंगे तो पोटेशियम के पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, तो OH निगेटिव जो देंगे वो क्या होंगे? क्षार होंगे। तो सर आर्हेनियस जी ने ये बात बताई थी अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 19वें क्वेश्चन का जो आंसर जो रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ लवण के नाम दे रखे हैं जिनसे कुछ क्षार और अम्ल प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है वो NH4Cl होता है। इससे क्षार बन सकता है NH4OH और HCl बन सकता है इस लवण के द्वारा। इस सूत्र का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 और इससे क्षार बन सकता है CuOH का होल ट्वाइस और अम्ल बन सकता है H2SO4। आगे बढ़ते हैं। अगर लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं, जिसका सूत्र NaCl है। इससे OH बन सकता है, हाइड्रोक्साइड बन सकता है और HCl बन सकता है। आगे बात करें पॉइंट नंबर 4 की, मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है MgNO3 का होल ट्वाइस। इससे क्षार बन सकता है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल बन सकता है
नाइट्रिक अम्ल। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4 और इससे क्षार बन सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बन सकता है। आगे अगर हम बात करें कैल्शियम नाइट्रेट की, तो कैल्शियम नाइट्रेट के द्वारा कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है कैल्शियम CaNO3 का होल ट्वाइस, तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, क्षार बन सकता है और इससे अम्ल बन सकता है। समझ में आया होगा। आगे भी कुछ दे रखे हैं जो मैं बताऊंगा आपको क्लियर तरीके से इसमें होता क्या है। आगे क्वेश्चन है 20, निम्नांकित में कौन लवण है। निम्नांकित में कौन लवण है, लवण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लवण की बात कर रहे हैं। तो HCl मैंने बता रखा है, ये अपने आप में अम्ल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों, क्योंकि इस पे H पॉजिटिव है। ये क्षार है क्योंकि ये OH निगेटिव देता है जलीय विलयन में, यहाँ पर भी OH निगेटिव है, तो आपके एक अम्ल है और दो इसमें क्षार है। और आगे अगर हम बात करें इसमें, तो ऑप्शन आपका राइट कौन सा जाएगा, राइट जाएगा C, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में लवण है। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है। भस्म की बात कर रहे हैं तो याद रखना कैल्शियम भस्म की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, भस्म की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है, सोडियम कार्बोनेट भी एक भस्म है, मगर NaCl जिसे साधारण नमक भी कहते हैं ये भस्म नहीं है। क्वेश्चन सही से पढ़ना है क्योंकि ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं। आगे क्वेश्चन करते हैं 22, किसकी बात करते हैं 22 की। नींबू के रस का pH मान लगभग होता है, लगभग में पूछा है तो इसका pH मान जो होता है वो 2.2 होता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो इसकी अम्लीय है। देखो याद रखना, ध्यान दें ऑप्शन में खुद। देखो ये ऑप्शन पहला ए में दर्ज करा है क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है तो ये अपने आप में क्षार होगा। 12 है, ये भी अपने आप में क्षार होगा। 14 है इसका नंबर, तो ये भी अपने आप में क्या होगा, क्षार होगा। मगर 2.2 जो है वो अपने आप में क्या है, अम्ल है। तो नींबू के रस का जो pH मान होता है वो 2.2 होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये pH मान, pH वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा आपको एक ना एक जरूर मिलने वाली है बोर्ड एग्जाम में। जल का pH मान कितना होता है, तो याद रखना 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया दूध का pH मान कितना होता है, तो 6.4 होता है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा गया, सिरके का pH मान कितना होता है, तो 3 होता है। पॉइंट नंबर 4 मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। पॉइंट नंबर 5 नींबू के रस का pH मान 2.4 होता है। पॉइंट नंबर 6 NaCl का pH मान 7 होता है। अगर पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो pH पैमाने का पता किसने लगाया था, मैंने बता रखा है सर सोरेनसन ने लगाया था। किसने लगाया था, सर सोरेनसन ने। अगले भी क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं। पॉइंट 7 पॉइंट नंबर में बता रखा है pH पैमाने का पता किसने लगाया था, सोरेनसन ने। पॉइंट नंबर 8 में pH मूल्यांकन क्या दर्शाता है, तो किसी pH पैमाना बताता है किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना। आगे अगर हम बात करें अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, ये पता होगा। उदासीन घोल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। और किसी व्यक्ति के रक्त के pH मान में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाती है, ये पॉइंट नंबर 12 में कहा गया किसी व्यक्ति के रक्त के pH में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चों याद रखना कितना परिवर्तन, 0.2 में परिवर्तन होने से क्या है, उसमें मृत्यु हो सकती है। 13 में है मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, तो 4.8 से 8.4 तो होता है। 14 की अगर बात करें समुद्री जल का pH मान कितना होता है, तो 8.5 होता है। अगर 15 की बात करें तो आंसू का pH मान 7.4 होता है। और अगर 16 की बात करें तो मानव लार का pH मान कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 के बीच होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस क्लास के। ठीक है बच्चों, अगले बढ़ते हैं 23। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद तो रहता है। दोबारा पढ़ेंगे। किसी अम्ल में बच्चों किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो याद रखना अगर वो अम्ल होगा तो बच्चों एक परमाणु जरूर आवश्यक होगा, उस परमाणु का नाम होगा H। क्योंकि याद रखना आर्हेनियस ने भी बताया था, सर आर्हेनियस ने भी बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 23 क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। इमली की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इमली की अगर हम बात करें तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, तो याद रखना ऑप्शन आपका 24 का ए है, टार्ट्रिक अम्ल। किसकी बात करें, टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल इमली के अंदर होता है। अगर हम आगे बात करें कुछ अम्ल दे रखे हैं, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में होता है, तितलिया के डंक में होता है, मधुमक्खी के डंक में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये टमाटर के अंदर होता है। और अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये दूध के अंदर होता है। बच्चों याद रखना ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, या टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो ये आपके लिए
रहेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल तथा उनके स्रोत भी हैं कि किससे क्या चीज मिलती है। तो नींबू तथा नारंगी तथा संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरके तथा अचार में एसिटिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है, इमली तथा अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है, लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। ध्यान देंगे इस बात पर। लाल चींटी के रंग में फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्रोत दे रखे हैं। लाल चींटी के रंग में फॉर्मिक अम्ल होता है, पूछा गया है। देखो मैंने कहा लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, चाय में टैनिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में, फिर वही बात आई, चींटी के डंक में मेथिनोइक अम्ल होता है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। अभी आपने बताया था कि फॉर्मिक अम्ल होता है, तो याद रखना फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम ही मेथिनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो ध्यान दें HCOOH होता है। अब बात करें फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH होता है। एक कार्बन है, एक कार्बन पर क्या आता है मैथ, क्या आता है मैथ। और जिस कार्बन श्रृंखला में COOH ग्रुप हो तो उसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो आप पढ़िएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि साधारण नाम भी होते हैं और IUPAC नाम भी होते हैं। आशा करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक, चींटी के डंक में मेथेनोइक, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन पर। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र जो होता है वो बच्चों याद रखना ऑप्शन आपका ए है। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं। ये ऑप्शन आपके अगले दे रखे हैं, ये आपको घुमाने के लिए है, केवल आपको फोकस एक पे ही रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसे बेकिंग सोडा साधारण नाम है इसका, वो खाने का सोडा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 26। NaOH विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो बता सकते हैं आप। तो इसमें से बच्चों ऑप्शन आपका डी, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो उत्पन्न होती है। कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं 27 की बात करें तो सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। सार्वजनिक सूचक जो है वो शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ें और इसमें देखेंगे कि कौन सा रंग देता है। तो क्वेश्चन नंबर 27, तो इसमें जो देता है वो हरा रंग देता है। कौन सा रंग देता है बच्चों, हरा रंग देता है। कौन सा रंग देता है, हरा रंग, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अम्लीय वर्षा के लिए pH मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा, बात क्या कही गई है, देखो आप अगर समझदार हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन ही आपको बता रहा है, कह रहा है अम्लीय वर्षा। अब यहाँ देखें 11.5 से कम, 14 ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 14 से कम, 14 से कितना कम होगा, 12 से कम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, 5.6 रहेगा, 5.6 रहेगा। इससे जो है अम्लीय वर्षा के लिए pH का मान इतना ही होता है। आगे बढ़ते हैं 29। निम्नांकित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकती है। तो कॉपर ही एक ऐसी धातु है, इन ऑप्शनों में से कॉपर ही एक ऐसी धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर सकती है। तो 29 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पर। सोडियम क्लोराइड पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। सोडियम क्लोराइड की, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl प्लस H2SO4। अगर हम बात करें तो यहाँ पर Na2SO4 बन जाएगा और यहाँ से क्लोरीन गैस बन जाएगी और हाइड्रोजन। तो यहाँ से जो ऑप्शन रहेगा, दो दिख रहा है, क्लोरीन भी ऑप्शन में है और हाइड्रोजन भी ऑप्शन में है। क्लोरीन भी ऑप्शन में है और हाइड्रोजन भी ऑप्शन में है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो HCl रहेगा। क्या रहेगा, HCl। अब मैं बताऊं किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले NaCl का आपको सूत्र लिखना है, किसका, NaCl, ठीक है, NaCl का और प्लस H2SO4 का। तो तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें बनाना है HCl, तो HCl बन गया। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पर, 2, तो यहाँ 2 लगा दें और यहाँ पर कौन बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा Na2SO4। तो कौन सी गैस निकलती है, HCl। ऑप्शन आपका क्या है, सी रहेगा। क्या रहेगा, सी राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर। आगे बढ़
31 तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? ऑप्शन ए आपका दे रखा है, तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है। ऑप्शन बी है, खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, खट्टे खाद्य पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो 31 का जो ऑप्शन जो रहेगा वो आपका बी रहेगा। क्या रहेगा? बी। आगे बढ़ते हैं हम। 32 धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? तो याद रखें, वो बनने वाला है धातु लवण। क्या बनेगा? धातु लवण बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 32 का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी रहेगा। 33 की बात करते हैं, वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये अम्ल की परिभाषा है बच्चों। तो क्या कहलाते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर 34 पे जाते हैं। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो याद रखना, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीकरण कहलाती है। तो 34 का आपको समझ में आ गया होगा। 35 प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच मान कितना होगा? देखो, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? लवण का। तो प्रबल अम्ल है और उधर यहाँ पर प्रबल अम्ल है और इधर प्रबल क्षार है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो एक लवण का निर्माण करेंगे, एक उदासीन का निर्माण करेंगे, जिसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 36 निम्नांकित में कौन अम्लीय है? निम्नांकित में कौन अम्लीय है? तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका। ऑप्शन ए में है शुष्क HCl गैस। ऑप्शन बी है HCl का अम्लीय घोल, शुष्क अमोनिया, या फिर अमोनिया का जलीय घोल। तो ऑप्शन आपका सी रहेगा, बी रहेगा, HCl का अम्लीय घोल। ठीक है बच्चों। 37 पर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसकी बात कर रहे हैं, जिप्सम की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? जिप्सम, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो याद रखना, इसका जो सूत्र जो रहेगा वो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O रहेगा। ये अलग जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए है, सी है, डी है, ये आपको केवल घुमाने के लिए। जिस सूत्र के अंदर कैल्शियम सल्फेट से 2 मॉलिक्यूल्स अगर वाटर के जुड़े हुए हैं तो वो याद रखना जिप्सम लवण का सूत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। 38 सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिरके की बात कर रहे हैं। तो याद रखना, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल के 10%, 8 से 10% जलीय विलयन को ही क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। तो कौन सिरके में कौन सा अम्ल होता है? अभी मैं बता दूं, इनकी लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, मेथिनोइक अम्ल चींटी के डंक में होता है, और सिट्रिक अम्ल आप याद रखना, नींबू है, संतरा है, इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे 39 क्वेश्चन है। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि ये जलीय घोल में पूर्णतः आयनित हो जाता है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्रबल, अगर हम बात करें प्रबल की, इसकी बात करें प्रबल, क्योंकि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, तो प्रबल अम्ल होते हैं और एक दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल की अगर परिभाषा की हम बात करें तो प्रबल अम्ल की परिभाषा होती है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, या वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित और वियोजित हो जाते हैं, वो हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे ही प्रबल क्षार की है, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित और वियोजित हो जाते हैं वो हमारे प्रबल क्षार कहलाते हैं, और जो नहीं होते वो बच्चों दुर्बल अम्ल है और दुर्बल क्षार है। आशा करता हूँ ये परिभाषा और ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नांकित में से कौन प्रबल अम्लीय है? प्रबल अम्लीय की बात कर रहे हैं, तो जिसका पीएच मान, मैंने अभी बताया था कि पीएच स्केल जो है वो 0 से 14 तक है, 0 से 14 तक। तो 0 तो बिल्कुल 0 है, तो प्रबल क्षार कौन होगा? पीएच मान जिसका 0 होगा वो अपने आप में कौन होगा? प्रबल क्षार होगा। ऑप्शन, और प्रबल क्षार इसका ये किसका पीएच मान है? ये HCl का पीएच मान दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान। आगे बढ़ते हैं। 41 नेटल, ये देखना नेटल का पौधा है, ये पिक लगी रखी है फोटो, और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो नेटल के डंक में, जो चींटी के डंक में होता है, जो तितलिया के डंक में होता है, वही नेटल के में होता है, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। 42 किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? अगर अम्ल की धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। अम्ल की बात कर रहे हैं, तो मैंने अम्ल ले लिया, यहाँ पर मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ रिएक्शन। तो मैंने आपसे अम्ल ले लिया HCl, इसकी धातु से करा, तो यहाँ बनने वाला जो यौगिक है वो NaCl है और प्लस के हाइड्रोजन। इसे संतुलित कर लें आप, बैलेंस नहीं है रिएक्शन। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2, तो यहाँ 2 लगा दें। यहाँ पर
क्लोरीन 2 हो गए तो यहाँ पर 2 लगा दें आप, यहाँ सोडियम 2 हो गए, यहाँ 2, तो कौन सी गैस निकलती है? गैस निकलती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 43। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी रहता है? आपको बताना है। तो दोबारा पढ़ेंगे, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी रहता है? तो याद रखना वो रहता है आपका बेकिंग सोडा से। इससे बेकिंग सोडा से बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्यों रहता है लाभकारी ये भी बता दूं, क्योंकि याद रखना मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है और बेकिंग सोडा अपने आप में क्षार होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वहाँ पर वो रिएक्शन क्या हो जाती है? वो उदासीन हो जाती है और उस अम्ल का कोई भी असर बॉडी में नहीं रहता। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 44। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। तो बच्चों ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ये लाइकेन के पौधे से होता है। किससे? लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है जो बैंगनी रंग का रंजक होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 40 को अगला क्वेश्चन है 45। क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? अम्ल के घोलने पर क्वेश्चन आपका था, अम्ल के घोलने पर क्या मुक्त हो रहा था? H पॉजिटिव। तो याद रखना क्षार के घोलने पर क्या होगा? OH निगेटिव होगा। तो 45 का जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा आपका? OH निगेटिव रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 46। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, या धातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, या फिर धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अपने आप में क्या होते हैं बच्चों? अम्लीय होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 47। जब अम्लीय जल नदी में प्रभावित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो वो वर्षा का पानी जब नदी में जाता है तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणु का जीना, ऑप्शन कह रहा है कि बताइए, आसान हो जाता है। आसान तो होगा नहीं। अगर अम्लीय खट्टापन जो खट्टा जो होता है वो पदार्थ अगर पानी में डाल दिया जाए तो आसान थोड़ी होगा, उसमें क्या होगा बच्चों? कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? कठिन। जल में पीएच मान का परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल परिवर्तन होता है। इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन 47 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो बी रहेगा। कठिन हो जाता है, काफ़ी कठिन रहता है, और कुछ जीव जो भी उनकी जो जीव जो होते हैं वो मर भी जाते हैं ज़्यादा अम्लीय बढ़ने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो बच्चों याद रखना हल्दी की अगर बात करें तो ये पिक भी लग रही है हल्दी की, ध्यान दें जरा। तो हल्दी किस प्रकार का सूचक है? अगर बात करें तो हल्दी जो बनाई जाती है तो वो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है। कैसी चीज़ है? नेचुरल। तो आपने देखा होगा, तो ये कैसा है? एक प्राकृतिक सूचक है। ये प्रकृति ही बनाती है हल्दी को, ना कोई कृत्रिम है, ना मानव बनाता है, ना कोई। इसे प्राकृतिक रूप से ही बनाया जाता है, ये प्रकृति में रहते होती है और जो कि बन जाती है। तो ये क्या है? एक अपने आप में प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल और क्षार की पहचान करने में बताती है। आगे बात करते हैं 49। तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होता है? तनु HCl। तो अभी बात बताई थी कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूटेगा। तो इसमें देखो आप ऑप्शनों में देखो, ऑप्शन क्या क्या है? OH निगेटिव बिल्कुल नहीं, Cl निगेटिव बिल्कुल, H पॉजिटिव या HCl। तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होता है? कौन सा आयन मुक्त होता है? फ्री होता है। तो याद रखना इसका जो ऑप्शन है HCl, H पॉजिटिव भी दे रखा है और Cl निगेटिव भी दे रखा है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो H पॉजिटिव मुक्त होता है। कौन सा रहता है? H पॉजिटिव। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं हम 49 की। 15 लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, बने रहें बच्चों। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये शुरू वाला क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? बेकिंग सोडे की क्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या बनता है, और इसमें डायरेक्टली पूछ रखा है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चे आप आराम से लगा सकते हैं ऑप्शन सी, CaOCl2। CaOCl2 ही क्या है बच्चों? इसका आंसर रहेगा। तो आशा करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरीके से, और हाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन केमिकल फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपके लिए रिएक्शन के लिए, जो आप रिएक्शन करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। लाल दवा का सूत्र होता है KMnO4 मतलब पोटेशियम
परमैंगनेट। अगर कास्टिक पोटास की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी की बात करें तो CaOH का उल्टा है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, और बिना बुझा चूना भी कहते हैं। कौन सा? बुझा चूना कह सकते हैं। जिप्सम का सूत्र अभी आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, CaSO4 × 2H2O। इसे पढ़ेंगे हम कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, 1/2 H2O। तो इसे हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट इंटू अर्ध हाइड्रेट। चौक का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो लिखते जो है CaCO3, और इसे संगमरमर भी कहते हैं, जो ऑप्शन में चूना पत्थर का भी यही रहता है और संगमरमर का। तो ये तीनों ही सूत्र क्या है? चौक का भी है, चूना पत्थर का भी है और संगमरमर का भी है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी। और बच्चों, अच्छी अगर क्लास लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।